हेलो एंड वेलकम टू सुदर्शन स्टूडियो। और हम लाइव हैं आज के इस पुस्तक रीडिंग पे। तो हम जो किताब पढ़ रहे हैं वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा एवं जनसंवाद, यानी कि उनके स्पीचेस और उनकी आत्मकथा, जिसके संपादक हैं डॉक्टर नरेंद्र जादव। हमने अब तक 21 एपिसोड्स या ये कह लीजिए कि 21 पेजेस हमने अब तक पढ़ लिए हैं, या 21 भाषण यानी 21 भाषण हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये जो पुस्तक है प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से है, और इनकी जो आत्मकथा यहाँ पे और जनसंवाद जो है डॉक्टर नरेंद्र जादव ने की है। तो हम जा रहे हैं अब 61 पेज पे, और हम पढ़ रहे हैं अभी 23वां भाषण, या यूँ कह लीजिए कि 23rd चैप्टर। और यहाँ पे है, अछूतों को स्वतंत्र भारत में अवश्य ही समान अधिकार मिलने चाहिए। ये जो टाइटल है ये आता है, या इस भाषण का जो कंप्लीट सारांश है ये इस एक सेंटेंस में है। ठीक है, और चलिए बताता हूँ आपको ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है। ये जो सेंटेंस है गोलमेज परिषद के लौटने पर आयोजित किया गया था। ठीक है, तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1930 के गोलमेज के बाद जब वापस लौट के आए थे लंदन से, तो ये जो कार्यक्रम हुआ था ये मुंबई में हुआ था, मराठी में। ठीक है, तो मैं यहाँ ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। गोलमेज परिषद के लौटने पर आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में मराठी भाषण, मुंबई 1 मार्च 1931। ठीक है, ब्यूरो जनता 9 मार्च 1931 के इस पेपर में आया था। और इसी के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज है कि BAWS भाग 18 और पेज नंबर 251 से लेके 254 में से ये समरी ली गई है, और इसे पुनः यानी कि रीप्रिंट किया गया है। इस भाषण के लिए 2 आने प्रवेश फी लगाई गई थी, और जो फीस तो जो थी 2 आने, वो 2 आने जो है नासिक में कालाराम मंदिर सत्याग्रह के लिए दिया गया था। ठीक है, और यानी कि जो भी पैसा जो हमने कलेक्ट किया वो जो है कालाराम मंदिर। अब पहले तो हम चलते हैं ये कालाराम मंदिर की तरफ। तो कालाराम मंदिर जो है नासिक में है। ठीक है, तो ये जो कालाराम मंदिर है ये है नासिक में, और ये हुआ था 1930 में। अब ज़रा मैं आपको इसकी हिस्ट्री ज़रा बता देता हूँ। 1930 कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 डॉक्टर BR अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों के लिए नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश और पूजा के अधिकार की मांग के लिए किया गया था, जो सामाजिक समानता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक अहिंसक संघर्ष था। यानी कि किसी भी तरह की मारधाड़ या किसी भी तरह का कोई आक्रोश नहीं दिखाया गया, बट एक गांधी जी के जो बताए गए जो थे कि आप सत्याग्रह करिए लेकिन अहिंसा का मार्ग लेके, तो यहाँ पे भी अहिंसा का मार्ग लिया गया। ठीक है, और अब यहाँ पे जिसमें कई दलितों को मंदिर में प्रवेश से रोकने के लिए स्वर्ण, यहाँ पे स्वर्ण का मतलब होता है ब्राह्मण, और पुलिस ने हिंसक प्रतिरोध किया। यानी उनके ऊपर पत्थर फेंके गए और लाठी चार्ज किया गया, यानी लाठी से मारा गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर घायल भी हुए थे। लेकिन उनके अंतर्गत उन्होंने अपने सारे के सारे साथियों को, अपने जितने भी जो मेंबर्स, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो लोग आए थे, उनको यही कहा गया था कि चाहे वो आपको चाहे कितना भी मारे, ब्राह्मण चाहे कितने भी पत्थर फेंके या लाठी मारे, आपका काम है आप शांत रहे और इस संघर्ष को अहिंसा पूर्वक पूर्ण करें। तो कालाराम मंदिर के जो नेतृत्व जो आंदोलन ये जो हुआ था, इनके जो लीडर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसे मैंने पहले बताया। कालाराम मंदिर का जो आंदोलन ये हुआ था 2 मार्च 1930 से शुरू। ठीक है, तो 2 मार्च 1930 में शुरू हुआ और लगभग ये 1935 में ख़त्म हुआ। करीबन 5 साल लग गए हमें मंदिर में प्रवेश करने के लिए। बट क्या ये रियलिटी है? नहीं।
आज भी 1930 से लेकर शायद आज भी 2026 तक हम इसी के लिए लड़ रहे हैं। आज भी हमें कई मंदिरों में, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दलित समाज हो, एससी, ओबीसी, इनको अंदर जाने नहीं दिया जाता। हाल फिलहाल आप जानते ही हैं ना प्रेसिडेंट के साथ क्या हुआ था। अगर नहीं जानते तो न्यूज़पेपर पढ़िए, यूट्यूब देखिए या गूगल पे सर्च करिए कि किस तरीके से प्रेसिडेंट को उनको मंदिर में जाने से मना किया गया या उनको रोक लिया गया था बाय ब्राह्मण्स। चलिए ठीक है, अब ये तो हमने पहले तो कालाराम मंदिर के बारे में जान लिया। अब कालाराम मंदिर में जाने का सबसे ज़रूरी कारण क्या था? दलितों को मंदिर में प्रवेश और पूजा करने से रोकना, ये एक कारण था जो अछूतों को जातिगत भेदभाव का प्रतीक था। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? इस जो सत्याग्रह जो था, ये जो हमारा जो मोटिव था, हम क्यों जाना चाहते थे मंदिरों के अंदर? इसलिए नहीं कि हमें खुशी थी कि हम जाएं अंदर और हम भगवान, जिस भगवान ने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया, हम उस मंदिर में जाना भी नहीं चाहते थे। लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव जो था, उद्देश्य था, दलितों के लिए सम्मान और समान अधिकार दिलाना, चाहे वो धार्मिक जगह पे ही क्यों ना हो। तो समान धार्मिक अधिकार, समाज में समानता और ब्राह्मण, हिंदुओं और अंग्रेजों को दलितों की समस्याओं और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जागरूक करना। किन्हें जागरूक करना? स्वर्ण यानी ब्राह्मण, हिंदुओं और अंग्रेजों को। ठीक है। और इसका मेथड क्या था? यानी कि ये जो पूरा जो संग्राम था, ये सिर्फ अहिंसक सत्याग्रह था जिसमें दलित पुरुषों और महिलाओं ने प्रयास किया। तो याद रखिए, अगर आप महिला हैं और अगर आप ये सुन रही हैं वीडियो, तो आपको जो प्रवेश आज जो दिया जा रहा है, चाहे वो गरबे के लिए हो, चाहे वो मंदिर के लिए हो, उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आज आप बहुत ही भक्तिभाव से, अंध श्रद्धा से अंदर चली जाती हैं, लेकिन वो जो वहाँ अंदर हुआ है 1930 के टाइम पे, जितना खून बहा है, कई महिलाओं ने अपना खून बहाया है। इसलिए नहीं कि आप अंधविश्वासी बन के मंदिर में जाए, बल्कि इसलिए कि आपकी आंखें और आपका दिमाग दोनों ही खुल जाएं कि ये जो पत्थर की मूर्ति है, ये आपका कभी उद्धार नहीं कर सकती, कभी नहीं। जो उद्धार कर सकता है वो हो आप। अतः दीप भव, खुद के दीप बनो, खुद का मार्गदर्शक बनो। ठीक है। अब इस काला मंदिर सत्याग्रह का परिणाम क्या था? मंदिर में तुरंत तो प्रवेश नहीं मिला, लेकिन जातिवाद के खिलाफ जागरूकता जरूर बढ़ी और नागरिक अधिकारों के आंदोलन को बढ़ावा मिला। ये कैसे हुआ? ये न्यूज़पेपर से हुआ, और वहां पे कई जो हजारों की संख्या में जो लोग आए हुए थे। ठीक है। जिसके बाद में दलितों ने शिक्षा और अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया और हिंदू धर्म से अलग होने की प्रेरणा मिली। ठीक है। इसका प्रभाव तो यही हुआ कि यह आंदोलन हिंदू धर्म के भीतर जातिगत भेदभाव की गहरी समस्या को उजागर करने और दलितों के अधिकार के लिए एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन बनने में सफल रहा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा काला मंदिर का थोड़ा सा इतिहास जो 1930 में था। अब चलते हैं हम इस भाषण की तरफ। ठीक है। तो यहाँ है, अब ये जो है, अछूतों को समान स्वतंत्र भारत में अवश्य ही समान अधिकार मिलना चाहिए। ये जो भाषण हुआ था गोल मेज के टाइम पे हुआ था, यानी 1930 का। और गोल मेज यानी कि 3 गोल मेज हुए थे टोटल। ठीक है। जो कि हुआ था 1930 से 31 तक, जिसमें कांग्रेस ने उसका बहिष्कार कर दिया था, प्रथम गोलमेज का, कि हम तो नहीं जाएंगे। तो 30 से 31। दूसरा जो द्वितीय गोलमेज हुआ वो है सितंबर से दिसंबर 1931, जिसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी, लेकिन सांप्रदायिक मुद्दों पर असफल रहा ये। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है फिर से नवंबर टू दिसंबर में 1932 में हुआ। कांग्रेस ने भले ही इसका बहिष्कार किया, लेकिन एकमात्र ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये तीनों ही गोलमेज अटेंड किए थे, और वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने डिप्रेस क्लास लीडर की तरफ से गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। ठीक है। दूसरे थे सर तेज बहादुर, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो सर तेज बहादुर सप्रू। ठीक है। ये लिबरल लीडर थे और इन्होंने भी तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे।
इन्हीं के साथ साथ यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ तेज बहादुर के साथ एम.आर. जयकर, एन.एम. जोशी और सी.एन. मुदालिर, ठीक है, ये टोटल 5 मेंबर्स ऐसे हैं, ठीक है, जयकर जी, जोशी जी और मुदालिकर जी। इन तीनों के अलावा तेज बहादुर जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये तीनों ही कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे। तो यहाँ पे आपको मैंने ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दिया था। याद रखिए 74 इंडियन डेलीगेट्स, यानी कि 74 इंडियन डेलीगेट्स को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ ये 5 ही मेंबर अटेंड किए, ठीक है। तो इसका हिस्ट्री और ऑल सब कुछ आप जान सकते हो ऑन द गूगल और आप यूट्यूब पे देख लीजिए। बट चलते हैं हम इस किताब की तरफ, और वो है अछूतों को स्वतंत्र भारत में अवश्य ही समान अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। अब करीब 5 महीने के अंतराल के बाद, चलो हाइलाइटर यूज करेंगे, तो करीब 5 महीने के अंतराल के बाद मैं आपसे मिलकर बेहद खुश हूं। करीब 5 महीने, करीब मैंने कहा, माय बैड, करीब 5 महीने के अंतराल के बाद मैं आपसे मिलकर बेहद खुश हूं। आपने मुझसे जो सहयोग किया है और मुझ पर जो भरोसा जताया है उस बारे में मुझे पता है। मैं सुखद महसूस करता हूं, लेकिन साथ ही मुझे मालूम है कि इस कार्य के साथ क्या खतरे और क्या जिम्मेदारियां जुड़ी हैं। कौन से खतरे की बात कर रहे हैं, कौन से जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं कि जब वो कॉन्फ्रेंस में गए, जाकर जब आए, तो किस तरीके से जो उन्होंने जितने भी आंदोलन हमारे देश में हो रहे थे अछूतों को छुड़ाने के लिए या जागरूक करने के लिए, वो उन खतरों के बारे में अच्छे से जानते थे। किसी की व्यक्तिगत समस्या का हल निकालना एक बात है, लेकिन हम सबके लिए कल्याण के उपाय ढूंढना पूरी तरह भिन्न और मुश्किल है, ठीक है। मुझे यह भी मालूम है कि हमारे समाज को दो हीन अवस्था से बाहर निकालने का रास्ता तलाशने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति उस समय थे जो पूरे समाज के लिए लड़ रहे थे। मुसलमानों, सिखों और अन्य समुदायों के प्रतिनिधियों को गोलमेज परिषद में उनकी भूमिकाओं के बारे में साफ साफ बता दिया गया था। तो किसे, जिन्ना भी थे उनमें, याद रखिए, ठीक है, गोलमेज परिषद में उनको भी बुलाया गया था। लेकिन गोलमेज परिषद के लिए विदा करते हुए आपने अपनी समस्याओं का समाधान निकालने का पूरा दायित्व मेरे कंधों पर डाल दिया था। गोलमेज परिषद के अन्य प्रतिनिधियों और मेरे बीच यह एक बड़ा फर्क था। मैं परेशान था कि गोलमेज परिषद में मैं जो भी उपाय सुझाता हूं वे आपको स्वीकार होंगे या नहीं। तो वो रिप्रेजेंट कर रहे थे एक डिप्रेस क्लास को, और उन्हें बहुत बड़ा जिम्मेदारी ये थी कि जो भी वो प्रॉब्लम्स जो वो बता रहे हैं गोलमेज में, या उसके सोल्यूशंस जो बता रहे हैं, हमेशा वो प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि उनके सोल्यूशंस भी बताते थे। तो जो भी समस्या और समस्याओं का उपाय जो थे, क्या वह समस्या मेरी जनता, मेरे लोग उसे अपनाएंगे। लेकिन मैं खुश हूं कि अत्यंत प्रयासों के बाद मैं जो भी समाधान निकाल सका वे आपको स्वीकार्य हैं, यानी आपने उसे अपनाया, और मैं आपके समक्ष उन समाधानों का संक्षेप में खुलासा करना चाहता हूं। तो यहां देखिए, जब वे कॉन्फ्रेंस गए और कॉन्फ्रेंस जाने के बाद जब 1932 जब वे वापस भी आते हैं, तो अपने लोगों के साथ वो उस कॉन्फ्रेंस के बारे में जताते हैं कि उन्होंने क्या कहा और किस तरीके के समाधान उन्होंने लेकर हमारे क्लास के लिए लेकर आए। मैंने श्री R.B. श्रीनिवास के साथ गोलमेज परिषद, ठीक है, मैं श्री R.B. श्रीनिवास के साथ गोलमेज परिषद के समक्ष एक योजना रखी है जिसमें 8 मांगे थी। ये मांगे समान नागरिकता और मानव अधिकार के बारे में थी। क्या भारत को स्वराज्य मिलना चाहिए? उस स्वराज्य का क्या स्वरूप होना चाहिए? जिस भी तरह का स्वराज्य हो, इसे अछूतों को अवश्य ही समान अधिकार और दर्जा प्रदान करना चाहिए। ठीक है,
तो हमें एक समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यह हमारे लिए अर्थहीन स्वराज्य होगा, चाहे यह जितना भी अच्छा हो, यदि यह हमें समान अधिकार नहीं प्रदान करता। अगर हमारा भारत आज़ाद भी हो जाता है और आज़ाद भारत में अगर हमारे पंख खुलते नहीं हैं, हम पूरी अपनी इच्छा से या अपने समान अधिकार से बात नहीं कर सकते, अपने अधिकार यानी हमारे जैसे कि अपने पास पैसा रखना, ठीक है, घी खाने से लेकर अगर हम कहें तो घी या पैसा या अच्छे कपड़े पहनना, उसी के साथ अपना खुद का घर या ज़मीन होना, अगर ये सब अधिकार हमें नहीं मिलते हैं और हमें समानता का अधिकार नहीं मिलता है, तो फिर इस जीने का मतलब ही क्या। हमें यह भी, ठीक है, हमें भय है कि राजनीतिक सत्ता का उच्च जातियों के हाथों में हस्तांतरित होने वाली है। अगर भारत आज़ाद भी हो जाता है तो जो भारत जो होगा, जो आज़ाद भारत होगा, ये सिर्फ उच्च जातियों के हाथों में ही होगा और फिर वो हमें कठपुतली जैसे नचाएंगे। स्वराज्य की मंजूरी दिए जाने के पूर्व जब तक छुआछूत को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी प्रभाव नहीं किया जाता, कथित स्वराज्य हमें स्वीकार नहीं है। ठीक है, तो जब तक हमें पूर्ण अधिकार नहीं, समानता का अधिकार नहीं मिलता कानूनी तौर पर, तब तक ये स्वराज्य यानी आज़ादी अगर हमारे लिए आज़ादी नहीं होगी। यह तय करना आवश्यक था कि छुआछूत को कानूनी प्रावधान द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद भी तमाम लोग एक समान अधिकारों का उपभोग करें। अछूतों पर अत्याचार और उनके शोषण को देश के खिलाफ अपराध माना चाहिए। ठीक है, तो जो छुआछूत है आज ये एक अपराध है ना, और ये हुआ कथित हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण। इस मामले में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने हमें आश्वासन दिया है। अगले गोलमेज परिषद में इस मामले पर आगे और चर्चा की जाएगी तथा फैसला किया जाएगा। ठीक है, अछूत सच में डरे हुए हैं कि तमाम राजनीतिक अधिकारों के बावजूद भविष्य की योजना में कानून के द्वारा अथवा कार्यपालिका के आदेश द्वारा उनके खिलाफ भेदभाव किया जाएगा। डर तो यही था कि अगर हमें आज़ादी मिल भी जाती है तो राजनीतिक अधिकारों यानी ऑफिस में, एक तो उस समय हमारे पढ़ने का अधिकार नहीं था और जो पढ़े लिखे थे वो सिर्फ ब्राह्मण थे, और अगर आज़ाद भारत में जो पूरा का पूरा पावर होगा ब्राह्मणों के हाथों में होगा, ऑफिस जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होती हैं वो भी अगर उनके हाथों में रहेगी, तो हम वहाँ पे सिर्फ एक दलित बन के रह जाएंगे, एक निम्न वर्ग में रहेंगे, शायद नौकरी में हमें रखे भी ना, है ना, और शायद और ज़्यादा भेदभाव हो और ज़्यादा शोषण भी हो। इसलिए जब तक हम यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि कोई विधायी नियक या कार्यपालिका ऐसी स्थिति में नहीं होंगे कि वे कोई भेदभाव नियम या कानून बना सके, हम भारत के बहुसंख्य समुदाय द्वारा शासित होने को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। विधायी निकायों में अछूत भविष्य में भी हमेशा ही अल्पसंख्या में होंगे, और आज भी यही है ना। कई अगर हम गवर्नमेंट ऑफिसेस देख लीजिए, पार्लियामेंट देख लीजिए, तो हमारी जो संख्या है वे आज भी बहुत ही कम है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव या तो हैं लेकिन बात नहीं करते, खुल के बोल नहीं सकते, क्योंकि वो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं उन लोगों के द्वारा जिन्होंने उनको टिकट दिया है, पैसों ने उनका मुंह बंद कर दिया है। उनमें से बहुमुश्किल 10 से 15% होंगे, जो कि काफी छोटा होगा और शायद आज भी उससे कम है। इसलिए विधायी निकायों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए कि वह जातियों के आधार पर कोई कानून बना सके। गोलमेज परिषद ने हमारी मांग को स्वीकार जरूर किया है कि स्वराज्य का मुख्य तत्व तमाम लोगों को समान अधिकार देंगे या होगा। जहां तक मताधिकार की बात है तो मौजूदा स्थिति तनिक भी संतोषजनक नहीं है। इस समय सिर्फ अमीर और मध्य वर्ग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि अछूतों को यानी गरीब लोगों को, निचले लोगों को अधिकार ही नहीं था अपना नेता चुनने का। अगर अपना नेता नहीं चुनेंगे तो उनका नेता ही नहीं होगा, उनका प्रतिनिधि नहीं होगा, और प्रतिनिधि नहीं होगा तो आवाज कौन उठाएगा, है ना। गरीब और शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर अपना उचित
एवं उपयुक्त प्रतिनिधि नहीं चुन सकते हैं। भारत में गरीब तकरीबन 90% हैं और ये 1930-31 की बात है कि 90% यानी 90% तो पूरे के पूरे गरीब थे। उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की ओर देखना पड़ता है और वे पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हैं। आत्मनिर्भर हो गए हैं हम भी ना, आत्मनिर्भर खुद पे हुए हैं कि सरकार पे हुए हैं? आप सोच के देखिए, आज भी आप हर चीज के लिए कहीं सरकार के ऊपर तो नहीं निर्भर हैं। फ्री राशन, फ्री बस ट्रांसपोर्ट, हाँ, फ्री की वस्तुएं आपको आत्मनिर्भर नहीं बना रही, आपको एक्चुअली पंगु बना रही है। पंगु यानी कि कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सरकार, आप निर्भर हो जा रहे हैं उनकी ओर। इसलिए मैंने भविष्य के स्वराज्य में समाज के सभी तबकों के लिए वयस्क मताधिकार प्रणाली की मांग की है ताकि गरीबों की मौजूदा हीनतापूर्ण स्थितियों में सुधार लाया जा सके। ठीक है, तो मत अधिकार की प्रणाली सिर्फ गरीब के लिए नहीं था, ये अछूतों के लिए नहीं था, बल्कि ये उन महिलाओं के लिए भी था जो कि ब्राह्मण से लेके अछूत तक आ जाती हैं, क्योंकि महिलाओं को तो अधिकार ही नहीं था मत देने का। इस मसले पर काफी गर्मागर्म बहस हुई। सिर्फ हम 4 प्रतिनिधियों ने इस मामले में जोरदार ढंग से अपनी बात रखी, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। एक सवाल उठाया गया कि अछूतों को पृथक निर्वाचक मंडल मिलना चाहिए या संयुक्त निर्वाचन मंडल मिलना चाहिए। मैंने सुझाव दिया कि पहले 10 वर्षों के लिए वयस्क मताधिकार के साथ पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी अलग से हमारा एक प्रतिनिधि हो और अलग से हमारे इलेक्शंस हो। इसके बाद संयुक्त निर्वाचन मंडल यानी 10 साल के बाद फिर जॉइंट इलेक्शन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद संयुक्त निर्वाचन मंडल होना चाहिए, लेकिन यह अछूतों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पर आधारित होना चाहिए, यानी अछूतों के लिए भी एक परसेंटेज होना चाहिए कि इतने लोग यहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के बारे में फैसला एक पृथक आयोग के हाथों में होगा। ओके, यानी कि सेपरेट आयोजकों के हाथ में होगा, न कि किसी अधिकारियों के हाथ में। लेकिन सबसे लाभकारी व्यवस्था जिस पर सहमति बनी है वह यह कि सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यक और अछूतों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, यानी कि एक प्रोपोर्शनल मिलेगा। 90 में से कम 30 से 35% अछूत होंगे। याद रखिए, ब्राह्मण तो कभी जाता ही नहीं था, ब्राह्मण हिंदू कभी आर्मी में या कभी पुलिस में फौजदारी में नहीं जाता था, ये ज्यादातर होता था अछूतों को। फौजदारी यानी वहां उस समय एक कांस्टेबल कह लीजिए, ठीक है, तो उस लेवल तक में तो सिर्फ हमारे लोग ही रहते थे। इस मामले में तमाम शक्तियां राज्यपाल के हाथों में निहित होगी। तो राज्यपाल जो है वो सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों को एक प्रपोर्शन भी देंगे जिसमें हम अपना काम कर सकें। अगर बहुसंख्यक लोग विधायी निकायों में हमें नजरअंदाज करते हैं या बजट में हमारी आवश्यकताओं पर विचार नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अब अगर हमें वो नजरअंदाज करते हैं, इस मामले में हमें राज्यपाल के समक्ष अपील करने का अधिकार दिया गया है, और यदि राज्यपाल भी हमारी अनदेखी करते हैं तो हम वायसराय के आगे अपील कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास दोनों अधिकार मिल गए, एक तो राज्यपाल के पास जाना, दूसरा वायसराय के पास जाना। इसके अलावा अछूतों की समस्या अखिल भारतीय है ना, इसलिए हमने मांग की कि अछूतों की समस्याओं पर एक साझा दृष्टिकोण अपनाने की दृष्टि से केंद्रीय विधायिका के तहत एक न्यायाधिकार का गठन किया जाना चाहिए और उनकी शिकायतों का निर्णय करेगा। बहरहाल इस मामले में सहमति नहीं बन सकी। ठीक है, इस मामले में तो नहीं बन सकी, बट शायद तीसरे वाले गोलमेज में हमें यह बात मिल जाए। पुलिस और सेना में अछूतों की भर्ती के लिए पूरी स्वतंत्रता मंजूर कर दी गई है, यानी पुलिस और सेना में आप जा सकते हैं और यही जो है आगे जाकर हमें देश आजाद भी कराएगा। इस विभागों में प्रवेश पाने में जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। गोलमेज परिषद के तमाम सदस्यों ने इस मांग का समर्थन किया। अब हमें आजादी तो चाहिए थी, इसलिए जातीय भेदभाव न करते हुए, जाति या धर्म के भेदभाव न करते हुए हमें पुलिस और सेना में भर्ती
कर लिया गया। इन तमाम प्रयासों का अंतिम मकसद हर एक समुदाय के हर एक व्यक्ति के लिए वयस्क मताधिकार यानी हर एक व्यक्ति के लिए इलेक्शंस और उसमें वोट देना अनिवार्य कर दिया गया। यानी आपको करना ही है अगर आपको एक नया बेहतर भारत देखना है तो। यहाँ पर सिर्फ बहुजन समाज के लिए ही नहीं बल्कि लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लासेस, अछूतों के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी या यूँ कह लीजिए कि महिलाओं तक के लिए जो कि कम से पूरी बंदी थी, चाहे वो ब्राह्मण समाज में हो या अब के समाज में हो, ठीक है, उनको भी मताधिकार का पूरा सम्मान मिला ताकि भविष्य में स्वराज्य के अल्पसंख्यों एवं अछूतों समेत तमाम लोगों के कल्याण के लिए शासन स्थापित किया जा सके। ऐसा समाज बनाया जाए जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पर आधारित हो। मताधिकार का सवाल या वोट देने का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और यह मेरा अटूट विश्वास है कि इसके बिना किसी भी स्वराज्य में गरीबों की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। तो आप सोचिए, क्या आपकी जिंदगी आज सुरक्षित है? आप जिस लोगों को वोट दे रहे हैं, क्या वो उसके अधिकार जो हकदार हैं? ऐसे लोग हैं जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी और बेहतर बना सके? पिछले 50-60 सालों में तो नहीं बेहतर हुई, तो आज क्या बेहतर होगी? क्योंकि आप गलत लोगों को चुन के लाते हो, आप पैसा खा लेते हो, आप घूस खाते हो और फिर बाद में उन्हीं लोगों को वोट देते हो जो आपकी जाति के हो, जिन्होंने आपको पैसा दिया हो। जाति से उठकर, ठीक है, जाति से उठकर पैसा, ये घूस खाने के बजाय अगर आप एक सही व्यक्ति को देते तो शायद आज हमारा भी भारत स्वर्ण, या यूँ कह लीजिए कि क्या कहते हैं वो, गोल्डन स्पैरो, वो कहलाता। हाँ, अटूट विश्वास अंबेडकर का था अपने समाज पर और आज भी है। अगर आप एक बेहतर भविष्य अपने बच्चों के लिए चाहते हैं या आने वाले पीढ़ी के लिए चाहते हैं और उनकी पीढ़ी के लिए चाहते हैं, तो आज आपको आज का वक्त जो है वो सही करना होगा। और अगर आप वो नहीं करते हैं तो याद रखिए, आने वाली कई पीढ़ियां आपकी असुरक्षित होंगी और वो पीढ़ी आपको कोसेगी कि आपने कुछ नहीं किया। जब आपका वक्त था आपने कुछ नहीं किया, आपने सही सरकार नहीं चुनी, आपने सही व्यक्ति को नहीं चुना, आपने सही अधिकारी को नहीं अपने चुना और सही व्यक्ति को उस जगह पर नहीं बिठाया जो आपके बारे में सोचे। अंततः मैं आप सबसे अंतिम गंभीरता से आग्रह करता हूं कि नासिक कालाराम मंदिर में प्रवेश हेतु सत्याग्रह के लिए तन मन धन से समर्थन करें। इस सत्याग्रह का आयोजन इस महीने किया जाना है। मुझे यहां मौजूद अपने साथियों अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज सेवा संघ और डॉक्टर अंबेडकर सेवा दल का अवश्य ही शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने मेरी अनुपस्थिति में सर्वाधिक प्रतिकूल हालात में भी शानदार काम किया। और इस पूरा का पूरा जो यहाँ पे जो आयोजन था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा दल और बहिष्कृत समाज सेवा संघ ने काम किया। और इसी के साथ साथ ये जो पूरा का पूरा जो भाषण था, इसमें 2 आने लिए गए थे ताकि यही 2 आना आगे जाके काला मंदिर सत्याग्रह के लिए एक सपोर्टिव काम बने, उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लिए अपने रक्त की आहुति दी, जिन्हें बहुत पीड़ा हुई, शारीरिक हो मानसिक हो, और उन शारीरिक और मानसिक पीड़ा ये 2 आने से तो कम नहीं हो सकती। लेकिन आज उस शारीरिक और मानसिक पीड़ा आप कम कर सकते हैं उन लोगों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, अगर आप इन मंदिरों में जाना बंद कर दे, ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दे, उनके जितने भी जो कार्यकल्प है यानी ये पूजा अर्चना और अंधभक्ति, इन सबको खत्म करने का सिर्फ एक ही चीज़ है, आप वो एजुकेट हो और हर एक चीज़ को क्वेश्चन करें। न जाने आप किस में मानते हैं। आप अगर सोचते हैं कि ऊपर वाले ने, मैं तो नहीं मानता, लेकिन अगर आप मानते हैं किसी भगवान में और वो आप ये कहते हैं कि भगवान ने बुद्धि दी है, तो भगवान ने उस बुद्धि को तार्किक रूप में इसलिए रखा है कि आप सवाल कर सकें, अपनों से कर सके, अपने से कर सके, और जिसने आप सोचते हैं बनाया है उससे भी ये कर सके कि सूरज को कैसे खा लिया, या इतना बड़ा युद्ध हो गया तो फिर बाद में मंथन करके जहर कहाँ से निकाल लिया, उड़ के कैसे कोई चला गया। आप सवाल करिए, क्योंकि आप सवाल करेंगे तो ही आप जिंदा रहेंगे। सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता का सम्मान करिए,
मिलते हैं अगले और एक वीडियो में जिसका टाइटल होगा संघर्ष में आप शक्ति और प्रतिष्ठा हासिल करेंगे। ठीक है, तो ये पाठ हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।